तो जरा इस प्रश्न के आंसर को समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश क्या कारण है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न भी ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण क्या है। मंद मध्य प्रदेश, पहला तो प्रश्न ये बन सकता है। अ, दीपक कुशवाहा, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म तो पहली बात करते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य क्यों है, या मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण क्या क्या है। नंबर एक, अपने जो आंसर आप लोगों ने लिखे हैं उसको रेटिफाई कर लीजिएगा कि आपने आंसर में क्या क्या पॉइंट डाला है। मैं धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट बता रहा हूं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो पॉइंट है आपका अवसंरचना। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, या बुनियादी संरचना भी बोल सकते हैं इसको। बुनियादी संरचना, जैसे नंबर एक, रेल, सड़क, यातायात की कमी। दूसरा, बिजली की आपूर्ति। दूसरा जो आपका पॉइंट हो सकता है वो है बिजली की आपूर्ति, यानी मध्य प्रदेश में यातायात की समस्या है। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन, वायु परिवहन या रेल परिवहन जो है इतना अच्छा समृद्ध नहीं है, अच्छा विशेष विकसित नहीं है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश में बुनियादी संरचना की जरूरत कमी है। क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे, गुड मॉर्निंग प्रसून, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग शीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बुनियादी संरचना की कमी है, इसका मतलब रेलवे भी सही नहीं है। रेलवे तो है लेकिन इतना विकसित नहीं है, और न ही मध्य प्रदेश में ज्यादा वायु मार्ग है, और न ही मध्य प्रदेश में सड़कें इतनी अच्छी हैं। तो यातायात सबसे बड़ी मांग रहती है। दूसरी मांग रहती है बिजली की आपूर्ति। उनको पर्याप्त बिजली, पर्याप्त जो है पावर सप्लाई मिलना चाहिए उद्योगों को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना अच्छा माहौल नहीं है। इस वजह से समस्या है। उद्योगों के लिए बहुत सारी चीजें, एक तो उनके जहाँ इंडस्ट्रीज जहाँ बन रही है वहां तक रेलवे की कनेक्टिविटी चाहिए। पानी की व्यवस्था भी चाहिए होती है। कई बार नदियों का पानी जो है उद्योग धंधे लेते हैं, और प्रश्न भी वहां से पूछे जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अवसादित संरचनाओं की कमी है यहाँ पर। दूसरा, पहला तो ये हो गया पूंजी निवेश की कमी। आप अगर लोग लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपने कई बार पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट किया गया। कमलनाथ ने भी किया था, शिवराज सिंह चौहान साहब भी करते हैं, इन्होंने पहले भी किया था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट समिट होता है ये गुजरात मॉडल पर बेस्ड है। गुजरात मॉडल पहले गुजरात में भी चलता रहा है, अभी भी चलता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक है, जो करोड़पति लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में ये इस तरह के सबमिट कराया जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि मध्य प्रदेश में जो समस्या है वो पूंजी की समस्या है। पूंजी की समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ की आर्थिक जो नीतियां हैं वो बड़ी जटिल हैं, और ऐसे में निवेशकों के लिए, निवेशकों के अनुकूल माहौल नहीं है। मध्य प्रदेश में आर्थिक नीतियां बहुत जटिल है। जटिल से मतलब है कि कई सारे प्रतिबंध हैं। कई सारे राज्यों, मध्य प्रदेश ही नहीं, कई सारे राज्यों में प्रतिबंध है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज खोल रहे हो तो आपको कम से कम इतना परसेंट लोग मध्य प्रदेशों को रोजगार देना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के सामने रोजगार की भी बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकारें क्या करती हैं
कि अपने राज्य के लोगों को प्रमोट करने के लिए उद्योगों पर प्रतिबंध लगा देती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल का साइन करती है एग्रीमेंट, लेकिन उद्योगों के लिए लंबा समय चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो वो तो केवल 5 साल के लिए रहती है, और 5 साल के बाद नई सरकार अपने नए नियम बना देती है। ऐसे में उद्योग में निवेश करने वालों के लिए ये श्योरिटी होना चाहिए कि लंबे समय तक मुझे यहाँ से फायदा हो। कोई भी व्यक्ति निवेश करेगा तो लाभ के पर्पज से ही निवेश करता है। तो ऐसे में दूसरा पॉइंट हो सकता है पूंजी निवेश की कमी। निवेशकों को यहाँ पर वो माहौल नहीं मिल पाता। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी की कमी। प्रौद्योगिकी की कमी का मतलब होता है मध्य प्रदेश राज्य में ऐसी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि हम लोग मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बहुत बूस्ट कर सकें। यानी मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय विश्व स्तरीय तकनीकी का अभाव। मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय तकनीक का अभाव। मैं लगातार देख रहा हूं आप में से कुछ लोगों ने पॉइंट लिखे हैं। जैसे प्रसून ने लिखा है भौगोलिक स्थिति, बिल्कुल ये राइट पॉइंट है। भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि आपने एक और पॉइंट लिखा कच्चा माल। कच्चा माल का इससे संबंध नहीं है, कच्चा माल तो मध्य प्रदेश में काफी मिल जाता है। मध्य प्रदेश में वैसे भी खनिज बहुत ज्यादा है, कच्चे माल की समस्या तो नहीं है। लेकिन आप कच्चे माल को ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ सकते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है तो सही, लेकिन समय पर वो नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की समस्या है। मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय तकनीकी कमी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में तकनीकी नहीं होगी तो उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाएंगे। ये धीमी गति का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण है आपका भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति जो है मध्य प्रदेश की, उसके कारण यहाँ पर उद्योग धंधे डेवलप नहीं हो पा रहे। डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर पठारी भाग है, पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें बेसाल्ट की चट्टाने हैं, बेसाल्ट रॉक है। तो बेसाल्ट की चट्टानों से क्या नुकसान? नुकसान ये है ना कि बहुत ज्यादा हार्ड चट्टाने, ऐसे में इनको काट करके सड़कें बनाना, रेल बनाना, ये नुकसानदायक है। ये नहीं हो पाता, इसकी गति धीमी है, मुश्किल है। यहाँ पर सड़कों का निर्माण ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकता है, और न ही यहाँ पर रेलवे इतना अच्छा डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ पर्वतीय क्षेत्र है। और भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश ये ऐसी है कि ये पठारों और पर्वतीय हिस्सों से घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ की संरचना ही ऐसी है। ऐसे में मुश्किल है। और मुश्किल दूसरी ये भी है कि अगर इतना पठारी भाग, पर्वतीय भाग है, तो यहाँ पर खनिजों का उत्खनन भी मुश्किल है। खनिजों का उत्खनन भी यहाँ पर मुश्किल है। ऐसे में ये कारण लिख सकते हैं आप। चार कारण तो मैंने आपको बता दिए। पहला कारण मैंने आपको बताया अवसंरचना की कमी, दूसरा पूंजी निवेश की कमी, तीसरा औद्योगिकी की कमी, चौथा भौगोलिक स्थिति। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप अपना आंसर राइटिंग जो है इसी तरह से आपको पॉइंट लिखना है, और तुरंत क्वेश्चन लिख के आंसर के पॉइंट लिखना शुरू कर दें। ठीक है। हाँ जी, आप में से लिख रहे हैं औद्योगिक पर इच्छा शक्ति का अभाव। बिल्कुल, औद्योगिकरण पर इच्छा शक्ति का अभाव, बिल्कुल सही आंसर आपने लिखा है। एक और इन्होंने लिखा है कि सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। बिल्कुल, 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तब से लगातार कई दलों की सरकारें मध्य प्रदेश में आई, और सरकारें बदलती रही, बनती रही, और बीच बीच में अस्थायी सरकार भी आती रही। देश में माहौल भी जो है कोई सैचुरेटेड गवर्नमेंट नहीं रही। लगातार सरकार आती रही, जाती रही। ऐसे में सरकार ने औद्योगिकीकरण पर बल नहीं दिया, और पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसमें काफी ज्यादा जिक्र नहीं होता है कि उद्योगों पर हम लोग ये दे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही दूसरी समस्याएं बहुत ज्यादा है, जिसमें बेरोजगारी और गरीबी थी। तो सबसे बड़ी समस्या इनको ये कि इनको हल करना था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपको गरीबी और बेरोजगारी खत्म करनी है,
तो पहले बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी। बेरोजगारी का संबंध गरीबी से सीधा है। अगर आपके राज्य या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे ज्यादा अगर कोई रोजगार प्रदान कर सकता है तो वो है इंडस्ट्रीज। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में पिछड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ी समस्या है कि मध्य प्रदेश में ये चीजें कम हुई है, औद्योगिकरण कम हुआ है, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी। ये बिल्कुल पॉइंट लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप ही का लिख देता हूं। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी। क्योंकि लगातार आप वो लोग भी देखते हैं कि 5 सालों तक सरकार क्या काम करती, 5 सालों से सरकार ये काम करती है कि मैं अगले 5 साल के लिए भी आ जाऊं, तो 5 साल के लिए वो ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है, ताकि लोगों को खुश करने का काम करती, न कि रोजगार देने का। नई नई योजना ला करके लोगों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचा रही है। उससे क्या, लोग जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सीधे अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए तो उससे आपका विकास नहीं होगा, उससे आप ही का नुकसान है। अगर सरकार जनता के खाते में सीधे पैसे डाल रही है, बिना काम के, अगर बिना मेहनत के किसी को मेहनताना दिया जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। तो एक बड़ी समस्या है ये। सरकार लगातार हमें खुश करने के लिए किसी योजनाएं लाती जा रही थी, और इससे हमारा पिछला हो, अब हम लोग पिछड़ते गए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ख्याल सबने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, निम्न पूंजी का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, निम्न पूंजी का निर्माण। देखिए, एमपी में जो प्रति व्यक्ति आय है, वो है 90,998 रुपये प्रति वर्ष, पर ईयर के हिसाब से। एक साल में जो मध्य प्रदेश के पर कैपिटा पर पर्सन जो इनकम है, वो ये है। जबकि भारत में, इंडिया में जो राष्ट्रीय औसत है, और राष्ट्रीय औसत आय काफी ज्यादा है, 1,25,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में ये 1,25,000 रुपए के आसपास है। इसमें ये है कि ये बहुत पीछे है। तो वैसे ही प्रति व्यक्ति की आय की तुलना में भी मध्य प्रदेश पीछे हुए हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्न है। अगर प्रति व्यक्ति आय निम्न है तो टैक्सों का कलेक्शन बहुत कम होगा, और टैक्स का कलेक्शन बहुत कम होगा, तो वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर पूंजी जो निवेश के लिए खुद सरकार इच्छा शक्ति जाहिर करेगी, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जितना टैक्सेशन मध्य प्रदेश को मिलता है, उसका वो सारा खर्च हो जाता है लोक कल्याण में, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर देती है। ऐसे में उद्योगों के लिए सोचना तो कुछ है ही नहीं। आप खुद सोचिए, हर साल सरकार के कितना, कौन सी योजना ऐसी आती है जो उद्योगों को बूस्ट करे? नहीं करती है। उद्योग बूस्ट करने की बजाय ये तो सर्विस सेक्टर में घुसे हुए हैं। साथ ही साथ लोक कल्याण की योजना ला रहे हैं कि अगर आपकी फसल खराब हो रही है तो हम पैसा देंगे। इसके बजाय किसानों को उन्नत बीजों का सप्लाई करना शुरू करें। इसके बजाय किसानों को एजुकेट करना शुरू करें कि आपकी फसल को विपरीत दशाओं में कैसे बचाया जा सकता है। अब हर साल खाली घोषणा कर दिया कि हम लोग जो है आपको मुआवजा दे देंगे। ये मुआवजा ही आपकी कृषि उपज को भी कम कर रहा है। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब मुआवजा मिल रहा है, टेंशन नहीं है, ज्यादा खेती करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास खेत है तो मुआवजा मिल तो जा रहा है, सरकार हमारे साथ तो है, बीमा दे रही है सरकार। लेकिन इसमें समस्या हमारी है, हम लोग प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता हमारी कम होती जा रही है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुकाबले कई राज्य ऐसे जो काफी अच्छी उत्पादकता दे रहे हो। दुनिया के देशों की तो कंपेयर भी मत करो, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, हम बहुत पीछे हो चुके हैं। तीसरी, ऋण उपलब्धता। ऋण उपलब्धता की बड़ी समस्या है। सरकार इंडस्ट्री नहीं खोले कोई बात नहीं, अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप भी मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज लाना चाह रहा है, तो उसको अगर मध्य प्रदेश सरकार से या बैंकों की सहायता से उसको एक इंस्टीट्यूशनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि किताबों में लिखा हुआ है,
कागजों में लिखा हुआ है कि सरकार लोन देगी, लेकिन अगर आप लोन लेने जाओगे तो इतनी जटिल पेपर वर्क है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है पेपर वर्क, तो ऐसे में उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और कई सारे जो इंजीनियर लोग हैं, कई सारे जो इंजीनियर लोग हैं वो इसीलिए हताश हो जाते हैं क्योंकि सरकार बोलती है कि इंजीनियर लोगों को हम लोग देंगे लोन, लेकिन वो लोन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जटिल प्रक्रिया है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में जटिल प्रक्रिया के चलते ऋण की उपलब्धता नहीं मिल पाती। सरकार श्योरिटी देती है लेकिन हो नहीं पाती, मुश्किल है। नेक्स्ट है इच्छा शक्ति की कमी, तो मैंने लिख दिया था आपको। एक और आखिरी पॉइंट लिख सकते हैं, उद्यमशीलता की शिक्षा का अभाव। अगर भारत में ये कहा गया है, अभी जो सर्वे आ रहा था कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती समस्या है, आने वाले समय में सरकार के पास इतनी जॉब्स तो नहीं होगी। भले ही शिवराज सिंह चौहान साहब बोल दे कि इस साल हम लोग 1 लाख पदों की भर्ती करेंगे, तो क्या मध्य प्रदेश में 1 ही लाख बेरोजगार है? मध्य प्रदेश में कई इससे कई गुना बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसे में बाकी लोगों का क्या? फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। इसका मेन कारण ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ी कमी है। शिक्षा व्यवस्था में कमी ये है कि हमको जो शिक्षा दी जाती है, हमारा जो पैटर्न है ऑल ओवर इंडिया में भी यही चलता है। ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न, जो परंपरागत पैटर्न है जिसमें खाली पढ़ करके पास होना है, इसमें यह नहीं सिखाया जाता है कि आपको ग्रेजुएशन करके अपना खुद का रोजगार कैसे लेना है। आपके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं की जाती, इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, उद्यमिता की शिक्षा नहीं दी जाती है। सीधा सीधा खाली पढ़ा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैथ पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिए, बीए बीकॉम बी जो भी कर लिया। बी फिर भी एक टेक्निकल है, लेकिन फिर भी उसकी हालात मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है। ऐसे में जितने भी बच्चे अपना स्नातक और स्नातकोत्तर कंप्लीट करते हैं, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी उसके अंदर स्किल का लेवल वही रहता है जो 12वीं पास करने के बाद होता है। ऐसे में आपके अंदर ऐसी कोई स्किल नहीं होती है जो अपने मन से आप क्या ले सके, अपने मन से। जी शीला, 1,26,400 बिल्कुल सही डाटा है आपने जो लिखा है। मैंने एक मोटा मोटा डाटा दिया था, ये जो डेटा आप बता रहे हैं, मैंने मोटा डेटा लिख दिया था। 1,26,400 ही है। बिल्कुल यही जो आप बता रहे 406, यही है वार्षिक आय भारत की। एक मोटे तौर पर मैंने लिख दिया था। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लिखेंगे, लगभग लगभग भी लिख देंगे तो चलेगा। तो मैं बता रहा था कि उद्यमिता की शिक्षा का अभाव है, तो उद्यमिता वाली शिक्षा मध्य प्रदेश में नहीं है। ऐसे में ये बड़ी समस्या है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से 7-8 पॉइंट जो मैंने बताए ये आपके दिमाग में घुस गए होंगे, और अगर ये लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर मंद है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला प्रश्न जिसके आंसर हम लोगों ने लिख लिया है। सेकंड प्रश्न इसी से बन जाता है। अब जब उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की विकास को तीव्र करने की उपाय क्या क्या है? समस्या का समाधान क्या है? जब ये समस्या उद्योगों की ये है तो समाधान क्या है? तो जो समस्या है वही समाधान है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में उद्योग पिछड़े हुए हैं, उसकी मेन समस्या मैंने बता दी कि बुनियादी संरचना का अभाव है, रोड रेलवे विद्युत आपूर्ति नहीं है। तो इसका समाधान क्या होगा? सरकार को भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को मिलकर के मध्य प्रदेश में बुनियादी संरचना को मजबूत करना होगा। बुनियादी संरचना को मजबूत करना होगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग तुरंत बुनियादी संरचना को मजबूत कर दे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए एक और ऑप्शन ये बन जाता है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस बात पर भी। औद्योगिकरण को तीव्र करने के उपाय। अगर आपको समस्या पता है तो उपाय बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको समस्या पता है तो उपाय बहुत आसान हो जाता है। देखिए मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो समझते हैं आप, बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसे में ये किया जा सकता है कि हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर डेवलप करें।
उद्योगों का विकास किया जाए। भाई जिसमें हम लोग पावरफुल है ना उसी का काम करें ना। अगर हमारे पास में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है तो हम लोग खाद्य संस्करण प्रसंस्करण का ही क्यों ना विकास करें, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। दूसरा, अवसंरचना को मजबूत बनाया जाए, जो कमी थी उसको पूरा कर दो। लिखना अलग से मन से कुछ पढ़ना नहीं, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भाई समस्या हमें पता है तो समाधान भी वही है। अगर मैं बोलूँ कि देश में बेरोजगारी करना है तो खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? रोजगार देना पड़ेगा। देश में अगर बेरोजगारी खत्म करना है तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, रोजगार दिए जाए। तो ये समस्या का समाधान समस्या में ही लिखा हुआ है, उसका उल्टा कर दो, अवसंरचना को मजबूत किया जाए। ये उपाय हो सकता है। निवेशकों के लिए समस्या क्या थी? आर्थिक नीतियां हमारी जटिल थी, कॉम्प्लेक्स थी, नीतियां बड़ी खतरनाक, प्रतिबंध थे। तो नियमों को आसान बनाया जाए। मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं पॉइंट। नियमों को नियमों को आसान बनाया जाए। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ऋण उपलब्धता कराई जाए। व्यवस्था हो। जितने भी इंजीनियर्स है, जितने भी जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, उनको निवेश प्रदान किया जाए। और उद्योग का आप हर साल न्यूज में पढ़ते हैं कि इतनी कंपनियां घाटे में चल रही है, ये कंपनी घाटे में है, वो कंपनी घाटे में है। अगर आप इन कंपनी के ऑनर का नाम देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखेगा। यानी जितनी भी सर्विस, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से ज्यादातर वही घाटे में है। कारण क्या है? सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण किया जाए। निजी क्षेत्रों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो शायद उद्योगों को ये जो है बूस्ट होगा, मध्य प्रदेश में ही नहीं भारत में भी। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। अभी सरकार बहुत ज्यादा इस पर सोच रही है। दिया जाए, ये ऑप्शन भी हो सकता है। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेहतर ऋण की उपलब्धता। सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए थे जैसे स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना। इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपकी स्टैंडर्ड स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिलेगा तो वो प्रोडक्टिविटी करेगा। लोन लेकर के किसी किराने की दुकान डालने से अच्छा है कि वो प्रोडक्टिविटी वाला यानी इंडस्ट्री में घुस जाओ। अब सभी लोग बेचना शुरू कर, सभी लोग किराने की दुकान खोल लेंगे, सभी लोग सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे तो मुश्किल है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम लोग वो चीज बनाएं। किसान के पास, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश का जो मिनी पंजाब कहलाने वाला जो हरदा क्षेत्र है, हरदा क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं होता है। हरदा क्षेत्र वाले कई सारे जो बड़े किसान हैं या कुछ इंजीनियर्स है, वो चाहे तो वहां पर इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट लगा करके। सरकार से इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ हो जाए, उपलब्धता हो जाए, तो वहीं पर प्लांट डाल लो एक बड़ा सा। और जो दूसरी कंपनियां, बाहर की कंपनियां आकर के मध्य प्रदेश से गेहूं खरीद के आटा सप्लाई कर रही है उसी क्षेत्र में, यानी हमारा ही गेहूं खुद दूसरे लोग पीस करके हमें दे रहे और महंगे में दे रहे। ऐसे में जब उपलब्धता वहीं पर है उस कच्चे माल की, तो क्यों ना वहां पर ऐसी इंडस्ट्री डाल दी जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया मैंने। तो ऐसे में बड़ी समस्या, तो सरकार को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए इसमें। स्टार्टअप, स्टैंड अप और मुद्रा जैसी योजनाओं को बढ़ावा देगी तो शायद मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण जो है वो मजबूत होगा। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। मैं जल्दी से आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उनका समाधान है औद्योगिक तीव्र स्टार्टअप को बढ़ावा। बिल्कुल सही अब दिया आपने। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो
जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर, लगभग लगभग आपका जो व्यू है आंसर लिखने का वो लगभग ठीक है, ये पॉइंट निकाल उतार सकते हैं आप लोग, काम आएंगे। ठीक है, एक तो प्रश्न मैंने ये दिया था। दूसरा प्रश्न मैंने ये दिया था कि मध्य प्रदेश में कृषि की समस्याएं क्या है। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में भी पूछेगा तो सेम चलेगी। क्वेश्चन दूसरा क्या है, कृषि की समस्याएं क्या है। मध्य प्रदेश में हो या भारत में हो, कृषि से संबंधित समस्याएं क्या है। मेरे ख्याल से ये भी प्रश्न मैंने लास्ट क्लास में दिया था, इसका आंसर भी जान लेते हैं। कृषि की समस्याएं क्या है। पहली समस्या तो ये है कि जो हमारा जो भारत में जो किसान है, वो जो खेती करते हैं वो पारंपरिक खेती करते हैं। पारंपरिक खेती करते हैं मतलब टेक्नोलॉजी का अभाव है यहाँ पर, परंपरागत खेती करते हैं। और परंपरागत खेती की सबसे बड़ी कमी है निर्भरता। और किस चीज पर निर्भरता, वर्षा पर निर्भरता है। कृषि की सबसे बड़ी समस्या है वर्षा पर निर्भरता। वर्षा कम ज्यादा हो रही तो बड़ी समस्या हो रही है, वर्षा कम हो रही तो खेती नहीं हो पा रही है। दूसरा पॉइंट, सिंचाई की उपलब्धता। कुछ क्षेत्रों में है ठीक, बाकी कुछ क्षेत्रों में नहीं है। सिंचाई की उपलब्धता नहीं होना, ये भी एक बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। वहां पर नहरों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। बांध बना करके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाने चाहिए। मध्य प्रदेश में कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो अभी प्रगति पर है, काम चल रहा है, लेकिन फिर भी समस्या है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, एक बड़ी समस्या क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश, अच्छा विदेशों में अगर आप देखोगे ना, यूरोपियन कंट्री में आप देखोगे तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े खेत दिखेंगे आपको। और इतने बड़े खेत होते हैं कि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट मिल जाता है कि वो आराम से खेती कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश या भारत की बात कर ले तो इतने छोटे छोटे रकबे हैं। जोतों का आकार, कृषि जोतों का आकार, कृषि जोतों का आकार निम्न है मध्य प्रदेश और भारत में भी निम्न है। एवरेज जो है वो लगभग 1.06 हेक्टेयर है प्रति किसान के पास में। 1.06 हेक्टेयर है, यानी एक एक हेक्टेयर जमीन लेकर के किसान परिवार एवरेज है। अगर एवरेज ही 1.06 हेक्टेयर है, इसका मतलब कई किसान के पास तो एक बीघा जमीन भी नहीं होगी। ऐसे में वो अपने घर को कैसे पालेगा। तो एक भी बड़ी समस्या है। समस्या एक और क्या है कि परंपरागत कृषि, कृषि परंपरागत कृषि का मतलब ये समझते हैं आप। परंपरागत कृषि का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर खेती को प्रॉफिट के बेस्ड पे नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ खेती को पेट भरने के उद्देश्य से ज्यादातर परिवार करते हैं कि इतनी कर लो ताकि मेरा पेट भर जाए, सर्वाइवल के लिए, जीवन निर्वहन के लिए। तो अगर आप इस तरह की खेती करेंगे तो बड़ी समस्या है। नेक्स्ट समस्या, तकनीक का अभाव। अच्छी जी तकनीक नहीं है। अगर तकनीक के बारे में जानना है तो आप पंजाब वाले राज्य को देख सकते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीन, हर एक चीज की मशीनरी उनके पास में। और हमारे यहाँ आज भी बड़ी समस्या है, हाथों से काम हो रहा है, बेलों से काम हो रहा है, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। तकनीकी का अभाव नहीं है, ऐसा नहीं कि है नहीं, पैसा नहीं है, ऋण नहीं है। ऋण नहीं मिलेगा तो ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा। और वैसे भी छोटा सा खेत है, 1-2 एकड़ जमीन है, उसके लिए कहाँ का कौन किसान ट्रैक्टर लेगा। बड़ी समस्या है। तो तकनीकी का अभाव, और तकनीकी के अभाव में ये भी लिख सकते हैं आपके, तकनीकी का अभाव, मशीनरी का अभाव है, साथ ही साथ उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं हो रहा है। उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं होगा तो भी समस्या है। फर्टिलाइजर, यानी अच्छे बीजों का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। उर्वरक, उर्वरक भी जो होने चाहिए जमीन में वो नहीं डाल रहे, थोड़े बहुत डाल दिए। उर्वरकों का अभाव, कीटनाशकों की कमी।
क्या होता है एक्चुअल में सेटिस्फैक्ट्री काम होता है किसानी में भी, कि किसान है जिसके पास बहुत कम जमीन है, लेकिन वो चूंकि सब लोग दवा का छिड़काव कर रहे हैं, सभी लोग उर्वरक डाल रहे हैं, तो उसने भी डाल दिया, लेकिन कितना, मिनिमम अमाउंट में, जितना रिक्वायर्ड है उसकी जमीन के लिए उतना नहीं, बस अपने मन को शांत करने के लिए कि भाई हाँ मैंने भी एक बोरी यूरिया फेंक दिया, अब तो मेरी खेती को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने एक डब्बा छिड़क दिया, छिड़काव कर दिया अच्छे खासे कीटनाशक का, अब तो कीट जो है वो आएंगे नहीं, लेकिन जो उपयुक्त है आपकी जमीन के हिसाब से वो आपने डाला ही नहीं। तो ये तकनीकी का अभाव, परंपरागत खेती, इन सभी की एक ही जड़ है, किसानों की अशिक्षा। अशिक्षा से मैं ये नहीं बोल रहा पढ़े लिखे होना वाला सिस्टम नहीं, किसानों में कृषि से संबंधित शिक्षा का अभाव है। यहाँ पर इसको इस वे में नहीं लिख सकते कि अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं है इस वजह से समस्या है। पढ़े लिखे होने से समस्या नहीं है, पढ़ा लिखा किसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो अशिक्षा है वो कृषि से संबंधित अशिक्षा है। यानी किस तरह की खेती आपके माहौल में होगी, क्या आपकी मिट्टी में कमी है, कौन सी फसल ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्लाइमेट का क्या फर्क पड़ सकता है। तो कृषि से संबंधित अशिक्षा का अभाव है। हमारे देश में कोई भी ऐसे बहुत कम ही किसान होंगे। किसानों के लिए चैनल बहुत पहले ही 90s के समय से चल रहा है, कृषि दर्शन, दूरदर्शन पर। लेकिन उस कृषि दर्शन को आज शायद ये जो इंटरटेनमेंट वाला जमाना आ गया इसमें कोई लोग देखते भी नहीं, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। और वैसे भी जो आजकल मीडिया में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, दिन भर एक ही चीज दिखाते हैं, और सही हुए कि भी नहीं हमको नहीं पता है, उससे अच्छा तो इन्हीं चीजों को देख सकते हैं। तो ये जो चैनल वगैरह चलाए गए हैं, सरकार ने अलग अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां पर रिसर्च सेंटर भी डाल कर रखे, हालांकि वो इतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है लोगों का, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। शायद इस वजह से सरकार जो है हेल्प पूरी तरह से किसानों की नहीं कर पा रही है। ऋण का अभाव, केसीसी की सुविधा तो है भारत में, लेकिन उस समय नहीं मिलती है जिस समय उसको बीज चाहिए, जिस समय वो बुआई कर रहा है उस समय मिलना चाहिए उसको, जबकि वो उस गलत टाइम पे निकल रहा है, उस टाइम पे निकल रहा है जब उसके पास ऑलरेडी बीज बेच करके जो फसल बेच के जब पैसा आ रहा तब उसको केसीसी निकल रहा है, तो दोनों तरफ से उसको पैसा हो गया। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है। साहूकारिता इसमें लिख सकते हैं, ये तो एक बहुत मेन पॉइंट है, की पॉइंट जो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ सकती है। साहूकारिता का प्रकोप है बड़ा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी, इंस्टीट्यूशनल लोन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। खेती के लिए, कृषि से संबंधित कार्यों के लिए बैंक तरीके से लोन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत, जो नियम है वो बहुत जटिल है। और अशिक्षा यहाँ पर एक काम करती है, लोगों को नहीं पता होता है, ठगा महसूस करते, लगता है कि हो सकता है बैंक कुछ जमीन छीन लेगा। साहूकार कम से कम ये तो है कि गांव का है, परिचित है, और मेरी रेपुटेशन बना के रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, हम दोनों के बीच में बात रहेगी। बैंक में जाएंगे तो बैंक में लिस्ट निकलती है लोन लेने वालों की। और आज भी हमारे देश में किसान जो है अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए लोन लेने से बचता है। बड़ी समस्या है, जो इसको जमीन जाने का डर रहता है, हो सकता है ये भी एक समस्या हो। कृषि से संबंधित समस्या मैंने बता दी। आपके लिए अगला जो प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता, बिल्कुल राइट आंसर है, मिट्टी की उर्वरता भी देख सकते हैं आप। मिट्टी में उर्वर देखिए, मिट्टी की उर्वरता की कमी को पूरा करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं ना, उन्नत बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि कृषि को आगे बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही कृषि की उत्पादकता की कमी का जब आप आंसर लिखते हो, जब कहीं का दूसरा आंसर लिखना होता है, तो वहां पर लिखोगे कि पेस्टिसाइड और उर्वरकों के कारण लगातार कृषि की प्रोडक्टिविटी में जो है वो धीरे धीरे कमी होती जा रही, भूमि बंजर होती जा रही है। तो भूमि जो बंजर हो रही है उसको खत्म करने के लिए जैविक खेती का इस्तेमाल किया जाए। तो पहले तो हम लोग कीटनाशक वाली खेती ही हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नहीं हो रही, सबसे कम उन्नत कृषि करने वाला राज्यों में से हम लोग एक है, बहुत कम यहाँ पर, हालांकि खेती लायक जमीन बहुत है लेकिन नहीं कर पा रहे। दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कल के लिए, कि मध्य प्रदेश या भारत में कृषि से संबंधित समस्याओं के उपाय लिखिए। उपाय क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से कृषि को ऊपर लिया जा सकता है। दो दो क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, आप चाहे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमपीपीएससी में जो एमपी जीके का पोर्शन बहुत जरूरी है, इसलिए करिएगा, ठीक है। जैविक खेती सिक्किम में होती है, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 100% जैविक खेती करता है।
और वो आपका राज्य है सिक्किम। बिल्कुल सही आपने आंसर पढ़ा है, जैविक खेती करने वाला राज्य। तो अगला प्रश्न मेरे को समझ में आपने सुन लिया होगा कि मध्य प्रदेश में या भारत में कृषि के सुधार से संबंधित अ, या सुधार के समस्याओं का समाधान बताइए। ठीक है, अब वहीं आ जाते हैं जहां लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ा था। मैं लास्ट क्लास में पर्वतों की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश काफी बड़े हिस्से में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये भौगोलिक जो विभाजन है मध्य प्रदेश का, इसको हमने पढ़ लिया था। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों की। तो जानने की जरूरत यह है कि पर्वत क्या होता है, और पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, और पर्वतीय चोटी क्या होती है। तीन चीजें बार बार आती हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बोली, एक क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं। क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश या भारत में कृषि की समस्याओं के कृषि से संबंधित समस्याओं के उपाय सुझाइए। समस्या के समाधान को लिखना है अब इसमें। ठीक है, फिर से मैं आ जाता हूँ पर्वतों पर। देखिए पर्वत क्या होता है, पर्वतीय श्रेणियां क्या होती है, पर्वत श्रेणी क्या होती है, माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं, और माउंटेन पिक किसको बोलते हैं, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किसको बोलते हैं। तीनों का संबंध पर्वत से ही है। अगर एक सिंगल पर्वत आपको दिख रहा है, एक सिंगल माउंटेन इस तरह से आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्वत, अगर सिंगल दिखा तो ये। लेकिन अगर मान लो आपको लगातार ऐसी श्रेणियां दिख रही हैं, तो इसको हम लोग पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं। इस ये भी अलग पर्वत है, ये भी अलग पर्वत है, ये भी अलग पर्वत है, ये वैसे तो चारों अलग अलग पर्वत है, लेकिन फिर भी फिर इसको एक पर्वत श्रेणी कैसे बोलेंगे। हिमालय में हजारों पर्वत है, फिर उसको हिमालय पर्वत श्रेणी क्यों बोलते हैं। इसलिए क्योंकि इसकी निर्माण की जो आयु है, निर्माण की आयु जो है, अगर ये एक समान हो, एक समय पे बना हो, सेम एज की जो पर्वत होते हैं उसको पर्वत श्रेणियां बोलते हैं। अगर ये अलग अलग एज में बने होते और जुड़े भी होते, तो भी इसको अलग अलग नाम दिया जाता। तो समान आयु की में, समान एज में, समान एरा में बनने वाले पर्वतों को पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। इसमें एक से ज्यादा पर्वत हो सकते हैं, कितने भी। अब इन्हीं सभी पर्वतों में जो सबसे ऊंचा पर्वत होगा, उसकी सबसे ऊंचे, उस ऊंचे पर्वत को इस बोलेंगे पर्वत की चोटी, माउंटेन पीक। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सब लोगों ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, दोबारा से आ जाता है यहीं पर। माउंटेन की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो ही पर्वत श्रेणियां हैं। नंबर एक जो पर्वत श्रेणी है, वो है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो नर्मदा नदी के ऊपर समांतर फैली हुई है, गुजरात से निकलते हुए बिहार के सासाराम तक, इस तरह से अर्धचंद्राकार एक शेप में बनी हुई है। ये बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, ये तीनों पर्वत श्रेणियां प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसमें अरावली तो बहुत ज्यादा पुरानी है। हालांकि अरावली पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा मालवा के पठार से टच करता है पश्चिमी भाग में, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में उसका इतना ज्यादा हिस्सा नहीं है। इसलिए हम लोग दो ही पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे। पहला तो हो गया आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरी होगी आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इन दोनों को मैंने आपको बताया था कि पर्वत किसको बोलेंगे, पर्वत उसको बोलेंगे जिसका बेस यानी आधार चौड़ा हो, उसका जो ऊपरी हिस्सा है शीर्ष वो नुकीला हो, तीखा हो, और उसका ढाल तीव्र होना चाहिए, उसको बोलेंगे पर्वत। और जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई जो है हाईएस्ट पिक जो बोल सकते हैं, वो 1000 मीटर से अगर ऊपर हो, तो उसे पर्वत की श्रेणी में डाला जाता है। हालांकि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी फिर भी 552 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है, बहुत लंबी श्रृंखला है, इस वजह से इसको पर्वत श्रेणी का नाम दिया गया है। पढ़ेंगे इसको भी आगे, समझने शुरू करेंगे। ये जो मैंने अभी बात पर्वत श्रेणी के बारे में बात बताई, यहाँ पर लिखा हुआ है समान आयु के पर्वतों के समूह को पर्वत श्रेणी का, एज से इसको रिलेट करना है।
ध्यान रखना है, दो चीजें हमको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश, अगर ये मध्य प्रदेश का मैं ऐसे मैप बनाऊं, ये तो ये यहां तक फैली हुई है। तीन भाग में बांट दिया गया इसको, तीन भाग में बांट दिया गया। पहला जो भाग है वो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत का ही दूसरा जो भाग है आपका वो है आपकी भांडेर की पर्वत श्रेणियां, और जो तीसरा भाग है वो केमूर की पर्वत श्रेणियां। विंध्याचल, भांडेर और केमूर तीन अलग अलग पर्वत पहाड़ियों की जुड़ करके उसको विंध्याचल पर्वत बोला जाता है। और ये शुरू होता है यहाँ गुजरात से, गुजरात से शुरू होता है और लगभग खत्म हो जाता है यहाँ पर सासाराम, बिहार। सासाराम बिहार में जाके खत्म हो जाएगा। टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ, टोटल कितना लंबा है, 1050 किलोमीटर लंबा है ये। टोटल 1050 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपको मिलेगी, उसका नाम है सद्भावना शिखर, गुडविल पिक। 752 मीटर ऊंची है और ये दमोह जिले में है, सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी तीन भागों में बटी हुई, विंध्याचल, भांडेर और केमूर की पहाड़ियां। इन तीनों की लंबाई अगर टोटल देखी जाए तो 1050 किलोमीटर की है, और गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैली हुई अर्धचंद्राकार शेप में है। आधा चंद्रमा जो होता है ऐसे इस तरह से शेप में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दमोह जिले में है जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। तो ये है आपका विंध्याचल है। अब एक प्रश्न 2016 में जो पूछा गया था, उसे पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो सोन और नर्मदा के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो भांडेर पर्वत श्रेणी जो है वो सोन और सॉरी यमुना नदी जो है, यमुना और सोन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक, यमुना इधर से बह रही है, सोन इधर से बह रही है। तो ये जो भांडे, हालांकि भांडेर और केमूर दोनों ही उसके आंसर आने चाहिए थे, लेकिन आंसर भांडेर को माना गया था। तो भांडेर और केमूर श्रेणियां जो है ये दोनों जाकर के ऐसे यहाँ पर मिल जाती है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि क्या सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल पर्वत से टच करता है, मिलते हैं एक दूसरे से। तो यह सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत दोनों एक दूसरे से टच करते हैं, मध्य प्रदेश में दोनों जुड़ जाते हैं एक जगह पर। और जिस पर्वत श्रेणी के द्वारा जुड़े होते हैं वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक पर्वत श्रेणी जो मेकाले पर्वत के अंतर्गत आती है, नीचे साउथ में हम लोग पढ़ेंगे अभी सतपुड़ा में। तो वहां पर ये दोनों जुड़ जाती है, ज्वाइंट है इन दोनों में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल, देखिए अगर किसी पर्वत के बारे में आपको लिखना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि पर्वत किस चीज का उदाहरण है। तो ये पर्वत जो है भ्रंश प्रकार का पर्वत है। कगार भूमि बोलते हैं इसको। कगार भूमि जो होती है, भ्रंश भूमि को ही हम लोग बोलते हैं कगारी क्षेत्र, यानी वो दरारी क्षेत्र को बोलते हैं। तो भ्रंश भूमि का उदाहरण है ये। और नर्मदा नदी के उत्तर में समांतर फैला हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो फैला हुआ है समानांतर वो है आपका विंध्याचल। नर्मदा नदी के दक्षिण में जो समानांतर यानी पैरेलल फैला हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में है। क्वेश्चन यहां से भी बोला जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर क्या आएगा, ये छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं जाता है, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर नहीं होना चाहिए। चार राज्यों में जाता है ये, यूपी, एमपी, गुजरात और बिहार। विंध्याचल मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन श्रेणी है।
मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन श्रेणी का आंसर पूछेगा तो विंध्याचल है। भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी पूछेगा तो वो आपकी अरावली पर्वत है। और दुनिया की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, जो तीन अलग अलग पर्वतमालाओं से मिलकर बनी है। वो तीन अलग अलग पर्वतमाला मैं बता चुका हूं आपको। कौन कौन सी पर्वतमाला? वो पर्वतमाला है भांडेर की पर्वतमाला है, केमूर की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियां। मेरे ख्याल से यहां तक ठीक हो गया होगा। तो हिमालय जो कि सबसे नवीनतम पर्वत है, और अगर देखा जाए तो ये सबसे पुराने हैं। अब वो दो श्रेणियों की बात कर लेते जिनकी मैंने आपको बात बताई थी, भांडेर और कैमूर की पहाड़ियां। पूछा जाता कि भांडेर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है? मध्य प्रदेश के सागर, दमोह में मैंने बताया था, चूंकि वो सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि उधर ऊपर वाले मैप में मैंने इधर बना दिया था उसको। सबसे ऊंची चोटी जो है विंध्याचल की। अच्छा, 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था। 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन सतपुड़ा के अंदर भी बहुत सारी पहाड़ियों के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। तो इस जो धूपगढ़ है वो ओरिजिनली महादेव की पर्वत श्रेणियां जो है, महादेव पर्वत श्रृंखला जो आपके पचमढ़ी में होशंगाबाद में मिलती हैं, इसके अंतर्गत आती है महादेव रेंज। और महादेव रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। किसके अंदर? सतपुड़ा के अंदर। तो अगर पूछा जाएगा विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर किस पहाड़ियों का हिस्सा है, या किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो एक्चुअल में वो विंध्याचल के अंदर भी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? भांडेर की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये दमोह में जाती है और वो भी दमोह में ही है। सद्भावना शिखर दमोह में। पन्ना और छतरपुर में है। पन्ना, छतरपुर, दमोह और सागर, इन क्षेत्रों में यहाँ पर मिलते हैं भांडेर की पहाड़ियां। और भांडेर की सबसे ऊंची चोटी ही जो है वो है सद्भावना शिखर। ठीक है, 752 मीटर ऊंची है सद्भावना शिखर, जो दमोह में है। बात समझ में आ गया? मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी। केमूर की पहाड़ी की बात की जाए, चूंकि केमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के ज्यादा क्षेत्रों में नहीं है। कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? सतना में है। मध्य प्रदेश में ये सतना में है। सतना ही जिले में मिलेगी आपको इसकी ज्यादातर पार्ट। त्रिकुटा पर्वत एक जो है फेमस है वहां पर। और इसी त्रिकुटा पर्वत फेमस इसलिए है क्योंकि ये त्रिकुटा पर्वत कैमूर श्रेणियों का हिस्सा है। ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये त्रिकुटा जो माउंट है, माउंट त्रिकुटा, ये कैमूर श्रेणी का हिस्सा है। और इसी को काट करके यहाँ पर ऊपर इसी को हल्का सा काटा गया, काट करके मंदिर का निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खां साहब ने मंदिर बनवाया था। और वो मेहर जो सतना में एक जगह है, वहां पर माँ शारदा का मंदिर बनाया था। बड़ा फेमस है, अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। तो माँ शारदा का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? दैट इज त्रिकुटा की पहाड़ी, त्रिकुटा, त्रिकुटा पर्वत पर। और त्रिकुटा पर्वत किसका हिस्सा है? विंध्याचल का। विंध्याचल में भी किसका? कैमूर का हिस्सा है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बारीकियां समझना है, कहां से क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पर्वतों में जो पढ़ रहे हैं वो पर्वतों के अंदर भी किस पर्वत का हिस्सा है, भांडेर का, केमूर का या विंध्याचल का हिस्सा है। तो ये समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मेहर समझना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब में से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अ, अच्छा, आप लिख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको देखते हैं। भारत की पुरानी चोटी क्या है? पुरानी चोटी, सबसे पुरानी चोटी नहीं हो सकती, पुराना पर्वत हो सकता है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है वो अरावली पर्वत है। तो ये ध्यान होगा आपको। इससे पहले मैंने क्या बताया कि विंध्याचल की विशेषता, उसके बारे में कुछ विशेष चीजें मैंने बता दी। अब अगर मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, अगर अब यहां से मेंस में प्रश्न पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत की विशेषता बताइए,
या विंध्याचल पर्वत के महत्व को समझाइए। अगर मैं ऐसा प्रश्न बना दूं कि विंध्याचल पर्वत की विशेषता को समझाइए या विंध्याचल पर्वत के महत्व को समझाइए, ये प्रश्न भी नोट कर लो। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसका आंसर किस तरह से क्या क्या लिख सकते हैं पॉइंट में। जितना ज्यादा मेंस पर फोकस करोगे, देखिए प्री तो निकल जाता है लेकिन मेंस में अगर रुक गई एक ही बार तो दोबारा गेट में जो एंट्री है वो मिलना मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार मेंस लिख चुके फिर 2 साल वेट कर रहे हो, प्री नहीं निकल रहा, फिर मेंस। तब तब आपकी जो तैयारी जो पीक पर थी, पराकाष्ठा पर जो आपकी तैयारी होती है ना, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। और जिस दिन से आपका जो ये नीचे आना शुरू हो गया, उस दिन बड़ी समस्या हो जाएगी, आप दोबारा से उसी पीक को टच नहीं कर पाओगे। तो जिस साल आप सबसे बेस्ट दे रहे हो ना अपना प्रिपरेशन का, उसी साल आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो प्रश्न ये था कि विंध्याचल पर्वत की महत्व को समझाइए या विंध्याचल पर्वत की विशेषता को समझाइए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमको विशेषता और महत्व में क्या क्या चीज लिखनी है। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो भ्रंश या कगार भूमि का उदाहरण है, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। भ्रंश पर्वत मैंने बताया था आपको कि कोई पर्वत जो है, जो कोई क्षेत्र है जो अचानक से धरती के अंदर होने वाली अंतरजात बलों के कारण अगर कोई धरती का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे में जिस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, उस पर्वत को कहा जाता है भ्रंश पर्वत। मेरे ख्याल से ये यहाँ तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण कौन है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इस तरह से लिखोगे। विंध्याचल निम्नलिखित पहाड़ियों का हिस्सा है, या विंध्याचल के अंतर्गत निम्नलिखित पहाड़ियां आती हैं, जैसे विंध्याचल, भांडेर और केमूर की पहाड़ियां। विंध्याचल के अंतर्गत निम्नलिखित पहाड़ियां आती हैं, जैसे विंध्याचल, भांडेर और केमूर की पहाड़ियां। ठीक है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो सद्भावना शिखर है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है और भांडेर पर्वत का हिस्सा है। इस तरह से लिखना है। फिर आगे पॉइंट में आपको डालना है, विंध्याचल पर्वत की विशेषता या उसका महत्व इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर पॉइंट लिखना शुरू करो। पर्यटन की दृष्टि से महत्व। पर्यटन की दृष्टि से महत्व कैसे लिख सकते हैं, आपको दिख ही रहा है भाई। अगर मैं बोल दूं कि पन्ना यहाँ पर है, छतरपुर यहाँ पर है, त्रिकुटा पर्वत, मेहर माता का मंदिर यहाँ पर है, तो ये सब पर्यटन क्षेत्र हैं। लिख सकते हैं आप, विंध्याचल के अंतर्गत कई सारे पर्यटन स्थल आते हैं, जैसे छतरपुर, खजुराहो के टेम्पल है छतरपुर में है। पन्ना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी एक तरह से देखा जाए तो एक पर्यटन स्थल है। लिख सकते हैं सतना में मेहर जो मंदिर है माता जी का, वो भी एक पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन की दृष्टि से महत्व बता सकते हैं इन चीजों को बता करके। वही सद्भावना शिखर के बारे में बता सकते हैं। अगर और भी आपको पर्यटन से संबंधित जानकारी अगर किताब में मिल जाती है, तो वो भी यहाँ मेंशन की जा सकती है। क्लियर बात है। तो एक महत्व तो ये होगा। दूसरा महत्व ये हो सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कई सारी नदियों का स्रोत है, उद्गम है, और कई सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। नदियों का प्रवाह होता है, जैसे चंबल नदी यहाँ से निकल रही होती है। यहीं से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, सारी नदियां यहीं से होकर ऊपर ऊपर होते हुए जाती है। तो आप देखोगे नदियों का जाल बना हुआ है। तो अगर पानी की व्यवस्था होगी, नदियां होगी, तो इरिगेशन हो सकता है, सिंचाई हो सकती है, कृषि हो सकती है, बांधों का निर्माण हो सकता है, उद्योग धंधों को बसाया जा सकता है। तो देखो ना कितने सारे महत्व हो गए उस पर्वत के। तो पर्वत के महत्व ये हो गए। यहीं पर पर्वतीय क्षेत्र में
शिवपुरी जो है सबसे ठंडा क्षेत्र है, ये बता सकते हैं आप। ठीक है। तो पर्वतों के महत्व को लिखा जा सकता है, बस शर्त यह है कि पर्वत की लोकेशन, भौगोलिक स्थिति अगर पता है, किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है ये पता है, तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं कि आंसर किस तरह से लिखा जाए। तो मेरे ख्याल से विंध्याचल से संबंधित सारी समस्याएं यहाँ पर आपको समाधान मिल गया होगा कि विंध्याचल पर्वत किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है और कहाँ से कहाँ तक आता है। अच्छा, विंध्याचल पर्वत की एक विशेषता है, भारत को पहले आर्य और द्रविड़ दो भागों में बोला बांटा जाता था, आर्यंस और द्रविडियंस। ये आर्य और द्रविड़ यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्कन और उत्तर जो दो वर्ड थे, दक्षिण भारत उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को भौगोलिक रूप से जो विभाजित करती हैं वही हैं आपकी विंध्याचल की श्रेणियां। प्राचीनतम जो विभाजक है ना भारत का, बहुत पुराना विभाजक रेखा है ये। तो मैं बोल सकता हूं कि विंध्याचल पर्वत भारत को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। प्राचीन काल में इसे आर्य और द्रविड़ में बांटा गया था। विंध्याचल के ऊपर का हिस्सा आर्यन क्षेत्र कहलाता था, जबकि विंध्याचल से दक्षिण का हिस्सा द्रविडियन क्षेत्र कहलाता था, या उत्तर भारत या दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत अलग है, प्रायद्वीपीय भारत अलग होता है। ठीक है। और साउथ इंडियन स्टेट अलग बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत सारे इसमें टर्म्स है। मैं अगर बोल दूं कि दक्षिण भारत, तो विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत कहलाता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रायद्वीपीय भारत, तो वह हिस्सा जो समुद्र से सीमा साझा करता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं दक्षिण भारतीय राज्य या द्रविड़ राज्य किसको बोलते हैं, तो जिनमें साउथ इंडियन भाषाएं बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, कोंकणी, ये भाषाएं जिन जिन क्षेत्रों में बोली जा रही है वो सब साउथ इंडियन स्टेट्स कहलाएंगे। तो पांच छह साउथ इंडियन स्टेट के नाम लिख सकते हैं। तो दक्षिण भारतीय या दक्कन के राज्य या द्रविडियन राज्य कहलाते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। मैंने जो बताया कि भौगोलिक रूप से भारत को दो भागों में बांटता है विंध्याचल ही है, तो विंध्याचल की यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी श्रेणी है, उसकी हम लोग बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी श्रेणी की अगर बात की जाए, तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी लगभग 1120 किलोमीटर फैली हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी लगभग 1120 किलोमीटर फैली हुई है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूं। 1120 किलोमीटर काफी बड़ा हिस्सा होता है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, और भी राज्यों में, और भी राज्यों में इसका हिस्सा है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो ये रहा आपका मैप। और ये यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है इस तरह से। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ तक इसकी सीमा जाती है। टोटल लेंथ इसकी मैंने क्या बताया आपको, 1120 किलोमीटर है ये पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। अलग अलग पर्वत श्रेणियां इसमें आती हैं, जैसे राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ियां। बुरहानपुर दर्रे के आसपास यहाँ पर आती है इसकी जो पहाड़ी है, जिसका नाम है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। राजपीपला के अंदर ही बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, असीरगढ़ पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बहुत सारी आती है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहाड़ियां हैं वो आपकी आएगी होशंगाबाद जिले में, जिसका नाम है महादेव हिल्स। महादेव की पहाड़ियां।
और सबसे बाद में आखिरी में जो आती है, जो जॉइंट है, जो जोड़ देती है आखिरी में किसको, विंध्याचल दोनों को जोड़ती है, अमरकंटक वाला रीजन, वो है मेकाले की पहाड़ियां। मेकाले नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेकाले पर्वत लिखा हुआ, मेकाले की पहाड़ियां। मेकल श्रेणी, मेकल, इसको सतपुड़ा मेकल श्रेणी भी बोलते हैं या अमरकंटक मेकल श्रेणी भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि गुजरात से शुरू होती हैं और छत्तीसगढ़ तक ये जाती हैं। ज्यादातर भाग मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी, विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी, यही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखल। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है, 1350 मीटर ऊंची। और वो कहाँ पर है, वो आपकी पचमढ़ी में मिलेगी आपको। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, क्या आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है, और बीच में जो चीजें काम की होगी वो भी हम लोग इसमें समझ लेंगे। ठीक है। तो मैंने तो 4 श्रेणी आपको बता दी, एक और यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ की श्रेणियां, तो राजपीपला की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाली की पहाड़ियां, 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये सबसे अच्छा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दुनिया में बहुत कम ऐसे भ्रंश पर्वत हैं, ब्लॉक माउंटेन। वैसे विंध्याचल भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, लेकिन विंध्याचल इतना पुराना है कि उसके बारे में दो जो है संकल्पनाएं हैं, कि विंध्याचल ब्लॉक पर्वत भी हो सकता है और विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है, दोनों का है। लेकिन प्योरली एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें किसी ब्लॉक माउंटेन का, तो वो आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज के उत्तर और दक्षिण में दो भ्रंश घाटियां हैं, दो दरार घाटियां हैं, दो रिफ्ट वैलियां हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भ्रंश पर्वत, जब रिफ्ट, जब ये पर्वत बनते हैं भ्रंश वाला पर्वत, तब उसके आसपास दरार घाटियां बन जाती है, भ्रंश घाटियां बन जाती हैं। पहली भ्रंश घाटी जो उत्तर में है वो है नर्मदा, दक्षिण में है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो घाटियां यहाँ पर निर्मित होती है जो आपको दिख रही है। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंची, जो पचमढ़ी के महादेव पर्वत में स्थित है। 2017 में पूछा गया प्रश्न, प्रश्न तो पूछा गया था अच्छा, लेकिन उत्तर को लेकर के बड़ी समस्या पैदा कर दी आयोग ने। और इस तरह की समस्या पैदा कर दी कि आंसर दे कोई डिलीट करना पड़ा। कैसे डिलीट करना पड़ा, प्रश्न ये पूछ लिया कि धूपगढ़ की श्रेणी जो है, धूपगढ़ जो पर्वत है सब, वो किस श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है। पहला ऑप्शन सतपुड़ा पर्वतमाला, दूसरा ऑप्शन महादेव पर्वतमाला, तीसरा ऑप्शन ग्वालीगढ़, और दे दिया होगा विंध्याचल, जो भी दे दिया। तो दो ऑप्शन जो इसमें थे वो दोनों कॉमन थे, सतपुड़ा भी दे दिया और महादेव भी दे दिया। वास्तव में ये महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जिनने अच्छे से डीप में पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जिसमें मोटे मोटे तौर पर पढ़ लिया उसने ये पढ़ा होगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब इसका आंसर क्या लिखा जाए, कुछ लोगों ने ए ऑप्शन दिया, कुछ लोगों ने बी ऑप्शन दिया। आयोग कंफ्यूज हो गया कि क्या आंसर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो गया। तो आयोग ने जो आंसर माना था उस समय, बाद में हालांकि इसको हटा दिया गया था, आंसर जो माना गया था वो माना गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कई बार आयोग हटाता भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो जब बड़ा चीज पूछा जाए, अगर मैं पूछ लूं कि भोपाल शहर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी में कोई दूसरा देश, ऑप्शन डी में कोई दूसरा देश, तो आपका आंसर मध्य प्रदेश भी सही होगा, भारत भी सही होगा। लेकिन जो सटीक आंसर जो हो सकता है, मान लिया जाए भारत में वैसे ही सब चीज कवर है, तो भारत उसका ऑप्शन मान सकते हैं। इसी तरह से पर्वत में भी एक ऑप्शन पूछा गया था कि सतपुड़ा की है कि महादेव की है। महादेव की तो है ही, लेकिन महादेव सतपुड़ा में है। अब आप सोच सकते हो क्या आंसर लिखेंगे। तो आयोग की आदत रही है कि वो इस तरह की कुछ गलती कर देता है,
जिसमें वो फिर बोलता है कि ठीक है, गलतियां सुधार दी जाएगी, दो ही तो की है, तीन ही तो की है। धूपगढ़ जो चोटी है, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना आप। अब थोड़ी इन पर्वतों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो पर्वत श्रेणी अलग अलग है। राजपीपला पर्वत श्रेणी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राजपीपला जो पर्वत श्रेणी जिन जिन क्षेत्रों में फैली हुई है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में फैली हुई हो, तो अलग अलग जगह अलग अलग छोटी छोटी पहाड़े भी मिलती है, यानी पहाड़ के अंदर पहाड़ियां, पहाड़ियां के अंदर पहाड़ियां, इस तरह का यहाँ पर मिलेगा आपको। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि पहाड़ियां सब अलग अलग जगह पर फैली हुई है। चूलागिरी की पहाड़ियां, ये गुजरात के क्षेत्र में मिलेगी आपको, चूलागिरी की पहाड़ियां।